इतनी डिजीज़ हैं लिवर की ऐसी जो कि लिवर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, और कितनी डिजीज़ हैं जिनके अंदर आप समझते हैं कि मेडिसिन से बेहतर हो जाता है, और कितनी डिजीज़ हैं जिनके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप लिवर ट्रांसप्लांट करके बंदे को नई लाइफ दे सकते हैं। हर कंट्री में देखें फैक्टर्स डिफरेंट हैं। लिवर सिरोसिस बेसिकली जब लिवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उस स्टेज तक पहुंचने में, और जैसे मैंने 3 कंट्रीज़ के अंदर वर्क किया है, इंडिया में किया है, पाकिस्तान में क्योंकि मैं खुद हूँ इधर यहाँ पे वर्क किया है, और ईरान के अंदर। इसमें जो मैंने तीनों ओपीडीज़ में देखा है कि हर कंट्री के अंदर फैक्टर्स डिफरेंट हैं, पीक फैक्टर्स जिसको कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, सिंध बलोचिस्तान की तरफ हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी और डी कम्बिनेशन के साथ। पंजाब के अंदर हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत कॉमन है। अब तो काफ़ी अरसे से क्योंकि अच्छी मॉडिफिकेशन आ चुकी हैं, इंजेक्टेबल से टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योर रेट बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए जो ये मेडिसिन ने थोड़ा ये फैक्टर कम कर दिया है। अदरवाइज सबसे पहले जो मेजर फैक्टर था वो हेपेटाइटिस था, उसके बाद अल्कोहल है, उसके बाद कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं। तो इसी तरह अगर ईरान में देखें वहाँ पे फैटी लीवर बहुत हाई है, नंबर पे जा रहा है। अगर इंडिया में देखें तो वहाँ अल्कोहल जो फैक्टर वो डोमिनेट करता है। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ईरान के अंदर फैटी लीवर ज़्यादा आपको नज़र आएगा, पाकिस्तान के अंडर आपको जो है हेपेटाइटिस ओरिएंटेड जो आगे कॉम्प्लिकेशन होती है सिरोसिस उसकी तरफ जाएंगे, और वहाँ अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पे आए और आपने पहली दफ़ा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए यानी किसी को कन्विंस किया, कितना मुश्किल था? डेफिनेटली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। लाइक ये 2011 की बात है कि जब पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस के बाद जब पेशेंट सिरोसिस में चला जाता था या दूसरे फैक्टर्स की वजह से, एक्यूट लिवर फेलियर की वजह से, तो उसमें जब इंडिकेशन बन जाती थी कि लिवर ट्रांसप्लांट इस पेशेंट का कंपलसरी है, उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो सर्वाइवल मुश्किल है। तो उस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट की अवेयरनेस बहुत कम थी। इसके लिए 2011 में मैं जब इंडिया में गया ट्रेनिंग पे, वहाँ से मैंने अपोलो और गंगाराम से मैंने ट्रेनिंग की है प्री और पोस्ट ऑप। जब वापस आया और यहाँ पे मैंने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि फ़र्स्ट पेशेंट को ये कन्विंस करना, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक पेशेंट था जो ACC पॉजिटिव था, 4 सेंटीमीटर उसका ट्यूमर था, और यहाँ पे उस वक्त आलमोस्ट सब हॉस्पिटल ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, और अपने वो ज़िंदगी के दिन गिन रहा था। तो बाय चांस मतलब एक विज़िट पे वो मेरे पास आया, जब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया और एक ओपिनियन लेने के लिए। उसको जब मैंने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट इज़ एन ऑप्शन और इसमें एक नई ज़िंदगी आपको मिल सकती है, तो वो उसके लिए बड़ी एक सरप्राइजिंगली चीज़ें थी, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने उसको इस बारे में बताया नहीं था। लेकिन खैर वो मेरे पर ट्रस्ट करके जब वो ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि उस वक्त फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में इतनी एडवांस नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए उसको इंडिया जाना पड़ा। इंडिया जब वो ऑपरेट करवा के आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब अभी 2020 है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और बल्कि दरमियान में तो माशाल्लाह इतना फिट हो गया कि मेडिसिन इम्यूनोसप्रेसेंट छोड़ दी। फिर उसको मैंने समझाया कि नहीं, इम्यूनोसप्रेसेंट के बगैर आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि ही सर्वाइव्ड, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि सब लोगों ने कह दिया था कि शायद ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं यही टेक्निक्स हैं बेसिकली, जितनी एडवांसमेंट्स आई हैं इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो जैसे आपकी स्पेशलिटी में आप बता रहे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है पेशेंट का फॉर सर्जरी या लिवर ट्रांसप्लांट? मेजोरिटी हम लोग वेल्थ स्कोर पे वर्क करते हैं। ओके। और उसकी कैलकुलेशन होती रहती है, जिसके अंदर हम उसके पैरामीटर, फिज़िकल पैरामीटर्स को देखते हैं, जिसके एनकैफ है कि कितनी बार गनूदगी में जा रहा है, उसके पेट में पानी कितना आ गया। बाकी कुछ हम लैब रिपोर्ट्स जो है उसकी कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक मीटर तो है नहीं कि जो हम लगाएं और ये पता चल जाए कि कितना वर्किंग कर रहा है लिवर। तो हम ये लैब और उसकी जो फिज़िकल है इसको जब कैलकुलेशन करते हैं मेल्ट स्कोर से, हम फिर ये देखते हैं कि कब उसकी रिक्वायरमेंट है उसको लिवर ट्रांसप्लांट की। ट्रीटमेंट के स्टेप्स क्या हैं, ये कैसे होता है, ये स्टार्ट कैसे करते हैं ट्रांसप्लांट से पहले, प्री, पेरी एंड पोस्ट क्या करना पड़ता है? देखिए इसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है वो तो डोनर है। बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट 2 टाइप का होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक कैडावेरिक है जिसमें डेड बॉडी से लिवर पूरा लेके लगाया जाता है, और एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है LDLT, जिसके अंदर ये है कि एक ज़िंदा शख्स से हाफ लिवर लेके और वो पोर्शन जो है वो लगाया जाता है। अल्लाह ताला ने एक लिवर के अंदर बड़ी अच्छी खूबी ये रखी है कि इसमें रीजनरेशन प्रोसेस है। अगर लिवर को, जिगर का कुछ हिस्सा काट दिया जाए तो उसमें बढ़ने की सलाहियत है। जैसे आप देखें कि अल्लाह ताला ने 2 किडनीज़ बनाई हैं, एक को निकाल लें वो दूसरा को डोनेट कर सकता है,
लीवर एक है लेकिन उसमें बढ़ने की सलाहियत है। 8 to 10 वीक्स के अंदर जो लीवर का प्रोपोर्शन लिया होता है डोनर से वो उसको कंप्लीट कर लेता है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये तो पहला स्टेप आ गया कि डोनर को या कैडेवर से लेते हैं आप, यानी जिसको कहते हैं मरे हुए बंदे से, या फिर कोई डोनर उसका रिलेटिव हो, फिर वो मैचिंग और वो सारा प्रोसीजर दैट टेक्स अ टाइम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है जो साथ वाला है कि भाई तेरे लिवर को कुछ नहीं होना, क्योंकि वो पहले तो वो लोग बड़े वो कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपने एंड पे देखा होगा कोई बहुत कम लोग होते हैं जो बचते हैं। कितना मुश्किल होता है कन्विंस? बिल्कुल, आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया। ये रियलिटी है। उसकी रीज़न ये है कि किडनी देने के लिए तो शायद मतलब कोई भी रिश्तेदार में वो देने के लिए एग्री होगा कि 2 किडनीज है, एक ले भी ले तो उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं। जब लिवर का टॉपिक आता है तो वो कहता है लिवर ही एक है, अगर वो भी दे दिया तो सर्वाइव कैसे करेगा। ये एक बड़ी मिथ जो है ये कॉमन है, और डेफिनेटली हम जिस तरह अभी आप एक अच्छा ये टॉपिक लेके चले हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है क्लैरिटी होगी बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक के अंदर। ये आप मैसेज ज़रूर दीजिए ऑडियंस को कि भाई लिवर कटने से प्रॉब्लम नहीं होगा, विद इन 9 to 10 वीक्स वो दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, बिकॉज ये रीजनरेट करता है अपने सेल्स को। मैं तो इसकी मिसाल देता हूँ जैसे ब्लड डोनेशन की है कि लोग खून देने के लिए, अतिया करने के लिए इजीली जो एग्री हो जाते हैं। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, पहले हम बात करते हैं कि इस हद तक हम जाएं ही ना, फिर हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑप में हमने कैसे लोगों को मैनेज करना है लाइफस्टाइल को। तो मुझे ये बताइए प्रिवेंशंस क्या ज़रूरी है? वैसे तो जनरल प्रिवेंशन सबको पता है, कोई आप स्पेसिफिक बताएंगे? एक तो देखें बाहर के कंट्रीज़ में एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारी उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ बाहर के कंट्रीज़ में लोग हर साल अपने टेस्ट करवाते हैं और उससे ही पता चलता है कि हेपेटाइटिस या बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, ताकि उस स्टेज तक पहुंचा ही ना जाए कि जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट की। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि भाई टेस्ट, बेसिक टेस्ट अपने LFTs और बेसिक ब्लड टेस्ट करवाते रहो, ताकि एटलीस्ट पता रहे कि बाकी ऑर्गन्स के साथ लिवर के क्या हालात हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? एटलीस्ट ईयरली उनको साल भर में एक बार उनको अपने हेपेटाइटिस, LFTs और ये टेस्ट करवाने चाहिए। दूसरे नंबर पे अभी जो इस वक्त क्योंकि मेडिसिन आ चुकी हैं, हेपेटाइटिस का टॉपिक जो है वो काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो एक पूल था वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अभी जो सबसे बड़ा जो इमर्जिंग फैक्टर आ रहा है वो ही हमारी सूरत हाल बनती जा रही है फ्यूचर के अंदर, जो इस वक्त ईरान की है। ओके, और फैटी लिवर है? फैटी लिवर, एग्जैक्टली। तो क्योंकि फास्ट फूड, लाइफस्टाइल, देखिए नैश बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनली भी, जो कि एंड रिजल्ट फिर लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके आता है। उसमें यह है कि जब सेल्स में बहुत देर तक फैट सबमिट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता लिवर के फंक्शंस को डिटेरियोरेट करता है, और उसके फंक्शन जब डिटेरियोरेट होता है वो सिरोसिस के अंदर कन्वर्ट होता है, और एक वो स्टेज आ जाती है कि जब लिवर का रूटीन फंक्शन जो है वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाता, और इसको हम डिकम्पोजिशन स्टेज कहते हैं। ये वो स्टेज होती है कि जिसमें जो लिवर है वो इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाता या रूटीन वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उस स्टेज के ऊपर फिर हमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइएगा कि लिवर ट्रांसप्लांट हुआ एक पेशेंट का, उसके बाद पोस्ट ऑप शॉर्ट रन में, मीडियम रन में और लॉन्ग रन में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उसको करनी होती हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होती है? 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, क्योंकि फॉलोअप के लिए सब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो उसमें सबसे जो मेजर फैक्टर ऑलमोस्ट इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी तरह ही होती है जैसे एक नॉर्मल शख्स ही है। ओके, अनटिल अनलेस कि वो अपनी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर रेगुलरली ले, और वो लाइफ लॉन्ग लेनी है, वो लाइफ लॉन्ग लेनी है, लाइफ लॉन्ग लेनी है। ये अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। लेकिन लिवर डिजीज़ से अब उसे कुछ नहीं होगा, यानी उस क्रोनिक डिजीज़ से जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट हुआ, बिकॉज आपने उसको लिवर को दोबारा से रिजुविनेट कर दिया है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि वो जो मेडिसिन्स लेना होती हैं वो कितना बड़ा चैलेंज है पेशेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है जूं पेशेंट एल्डरली होता जाता है उसको कोमॉर्बिडिटीज स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो कितना मुश्किल होता है उसको लेके चलना कि भाई ये मेडिसिन्स के बगैर गुजारा नहीं है। पहले जिस तरह लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो एक्सपेंसिव था, और टाइमिंग जो है ये जो है थोड़ा सा इसके रिड्यूस होते जा रहे हैं चार्जेस, और ओवरऑल जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनती जा रही है। इसी तरह जो मेडिसिन इम्यूनोसप्रेसेंट थी वो पहले काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन विद टाइम में जो है उसमें 2 मॉडिफिकेशंस आई हैं। एक तो ये है कि जो मेडिसिन है उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है। दूसरे नंबर पे ये है कि विद एक्सपीरियंस और विद न्यू थ्योरीज जो देखा गया है कि मिनिमाइज जो है वो मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। स्टार्टिंग में लिवर ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए उसकी मेडिसिन 5 से 6
टाइप्स की होती हैं, जिसमें वाइटामिन, उसके इम्यूनोसप्रेसेंट्स 2-3 किस्म के। लेकिन 6 मंथ्स के बाद 2 इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे शिफ्ट हो जाता है, और 1 ईयर के बाद जस्ट उसको एक, जैसे लाइक टेक्रोलिमस है जो इंटरनेशनली प्रोग्राफ के नाम से आता है, तो प्रोग्राफ जो है बेसिकली उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही, उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि उसकी मिनिमल जो डोज है वो हम एडजस्ट करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मार्कर्स हैं, हेल्थ मार्कर्स हैं, जिनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है जब आप एक दफ़ा लिवर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, बेस्ड ऑन जो थेरेपी वो ले रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट प्रोसीजर जो आपने किया था? जो उसकी बेसलाइन होती है, हमने उसको एवरी 3 मंथ्स के बाद देखना होता है। स्टार्टिंग में एवरी मंथ देखते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स हम उसको 3 मंथ्स के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, और फर्दर 1 ईयर के बाद वो 6 मंथ्स के बाद हम उसको रिपीट करवाते हैं। उसमें ये देखना होता है कि उसके RFT, LFT जो बाकी बेसिक पैरामीटर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, यानी उनका जो मेडिसिन ले तो रहा ये है। क्वार्टरली आपको रिपीट करने होते हैं? ऑलमोस्ट क्वार्टरली हम उसको। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या बताते हैं उसको? जैसे पेशेंट्स का जो इनिशियल फैक्टर है जिसकी वजह से लिवर डैमेज हुआ और उसको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा, वो फैक्टर फॉर एग्जांपल एक अल्कोहलिक सिरोसिस की वजह से एक पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट करवा चुका है, तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम आती है, जो ये चीज़ आती है उसमें, वो कि वो दोबारा से अल्कोहल यूज़ ना करे। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी जो अल्कोहल पेशेंट्स होते हैं वो उसको दोबारा से करते हैं, और उसी स्टेज पे दोबारा से उनका चांसेस बल्कि ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताइएगा सक्सेस रेट क्या है लिवर ट्रांसप्लांट का? सक्सेस रेशियो जो है इस वक्त अगर इंटरनेशनली देखी जाए तो 96-97% चल रही है। इसको हम लोग 3 फेजेस में लेते हैं, एक है अक्यूट, और एक लेते हैं 1 ईयर सर्वाइवल रेट, एक 5 ईयर सर्वाइवल रेट। यही मैं पूछने लगा था कि रिलैप्स रिकरेंस को आप मिलाएं तो क्या बनता है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई 90-92% जो है उसका सर्वाइवल रेट है। बिल्कुल सही है। और 5 ईयर सर्वाइवल रेट को अगर देखा जाए, क्योंकि हमने जो एक स्टडी भी की थी इंडिया में जितने पेशेंट्स गए थे, उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट कोई 85% है, That's जो कि मेरे हिसाब से अगर किडनी ट्रांसप्लांट को आप कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर है। जितने सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं डॉक्टर साहब, इनमें 80% प्लस अगर सर्वाइवल रेट है तो ये बहुत हाई होता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट ये बहुत हाई है, और वो भी 5 ईयर्स का। इसका मतलब है रिलैप्स रिकरेंस बहुत कम है इसकी।